हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी हिंदी की टीचर। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मेरी जीवन रेखा। ये कक्षा 10 के चैप्टर 4 में है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे लेखक का परिचय, है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये बहुत ही जाने माने कविकार हैं, ठीक है ना, लेखक हैं। इनकी हम जीवन परिचय इनकी कोरियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 में 1864 में ग्राम दौलतपुर जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत मुंबई चले गए। वहाँ इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। सन 1903 में 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इस अवधि में हिंदी भाषा और साहित्य के लिए इनका अवदान अविस्मरणीय है ना। इनका जो सहयोग है भाषा साहित्य के लिए, हिंदी भाषा साहित्य के लिए, वह बहुत ही अविस्मरणीय है। इन्हीं की कभी भी भुलाया जा नहीं सकता। 21 दिसंबर सन 1938 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। इनकी मृत्यु कब हो गई? 21 दिसंबर सन 1938 में। याद रखेंगे। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1864 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 21 दिसंबर सन 1938 में, 1938। ठीक है। हिंदी गद्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। विनय विनोद, काव्य, विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ और नैषद, चरित्र चर्चा, अद्भुत आलाप, साहित्य सीकर आदि प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी जो गद्य इनके विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंस थी। विनय विनोद जो काव्य है, विचार विमर्श जो साहित्य संदर्भ है, और नैषद चरित्र चर्चा और अद्भुत आलाप, साहित्य सीकर आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाओं को आप एक आध दो बार रीड आउट करिएगा, ठीक है ना, याद हो जाएंगी। हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में ही किया जा सकता है। वह समय हिंदी के कलात्मक विकास का नहीं, हिंदी के अभावों की पूर्ति का था। ठीक है ना, हिंदी के इतना अभाव था तो उस समय क्या था, महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत ज़्यादा अविस्मरणीय कार्य किए थे। अविस्मरणीय जो कभी भुलाया ना जा सके। आपने ज्ञान के विविध क्षेत्रों, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व, चिकित्सा, राजनीति, जीवनी आदि से सामग्री लेकर हिंदी के अभावों की पूर्ति की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कृतित्व से अधिक महिमामय उनका व्यक्तित्व था। महावीर प्रसाद द्विवेदी थे तो इनकी कृतित्व, इनकी रचनाओं से अधिक इनका जो व्यक्तित्व था, इनकी करैक्टर, वो बड़ा ही महिमावान था। स्वाधीनता, कर्तव्य परायणता, न्याय निष्ठा, आत्मसंयम, परहित कतराता और लोक संग्रह भारतीय नैतिकता का शाश्वत विधान है। ठीक है ना। इन्हीं की कर्तव्य परायणता, अपने कार्य में बिल्कुल कर्तव्य पूर्ण रहना, और इन्हीं की न्यायपूर्ण, अगर कोई यहाँ पे अगर समस्या, उसका न्यायपूर्ण ये कहते थे, वो क्या करते थे, समझौता करते थे। आत्मसंयम, बहुत ही आत्मसंयमित थे। इनकी इंद्रियां इनके ही बस में थी। परहित कतरता और लोक संग्रह भारतीय नैतिकता का शाश्वत विधान थे। इन्हीं की एक अच्छे कवि और लेखक के होने के बावजूद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बहुत ही अच्छे चरित्रवान, महिमावान पुरुष थे। ठीक है। तो हमने इनका जन्म बता दिया, मृत्यु बता दी, इनकी रचनाएं बता दी। ये चीज़ें कुछ इसमें से आप एक ये सेंटर ऑफ व्यू हो गया। तो इसका क्या करना है, आप थोड़ी से 2-3 बार रीड आउट करते हैं रहना, तो बस माइंड में चढ़ जाएंगे। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इनका केंद्रीय भाव। मेरी जीवन रेखा का केंद्रीय भाव पढ़ेंगे। प्रस्तुत आत्मकथात्मक निबंध में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने प्रारंभिक जीवन में संघर्षों को रेखांकित किया है। यानी कि अपने जो स्टार्टिंग समय था जीवन में, किस तरह से स्ट्रगल किया। उन्होंने जीवन यात्रा में आई
अनेक विषम परिस्थितियों को भोगा तथा दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना किया। जीवन में आगे बढ़ते रहने का लक्ष्य सदैव सामने रखा। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य को आत्मतोष तो होता ही है, साथ ही उसमें उत्साह और लगन का संचार भी होता है ना। यानी कि जब पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का कोई पालन करता है तो मनुष्य के अंदर आत्मसंतोष होता है और साथ ही उसमें उत्साह, एक्साइटमेंट है ना, और लगन का संचार यानी कंटिन्यूटी बढ़ती जाती है। मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने दायित्वों का पालन करना मनुष्य को उच्च सफलताओं से जोड़ता है। लेखक ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सफलतापूर्वक करते हुए हिंदी साहित्य की महान सेवा की थी। इसी प्रकार से जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने अपनी जीवन रेखा में यही सारी चीज़ें लिखी हैं कि इन्हीं की व्यक्ति को किस तरह ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं क्या हूँ यह तो प्रत्यक्ष ही है, मैं क्या हूँ यह तो प्रत्यक्ष ही है, परंतु मैं क्या था इस विषय का ज्ञान मेरे मित्रों और कृपालु हितैषियों को बहुत ही कम है। उन्होंने मुझे अनेक पत्र लिखे, अनेक उलाहने दिए। वे चाहते हैं कि मैं अपनी जीवन कथा अपने ही मुंह से कह डालूं, पर पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा का पालन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अपनी कथा कहते हुए संकोच होता है। मुझ में कुछ तत्व भी तो नहीं, उससे कुछ सीख भी तो नहीं सकता। तथापि जिन सज्जनों ने मुझे अपना कृपा पात्र बना लिया है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी धृष्टता होगी। अतएव मैं अपने जीवन के से संबंध रखने वाले कुछ बातें सूत्र रूप में सुना देना चाहता हूँ। बड़े बड़े लोगों ने इस विषय में मेरे लिए मैदान पहले ही साफ कर रखा है। यानी कि इनके जानने वाले लोगों ने, इनके चाहने वाले लोगों ने इनसे कहा कि ये अपनी जीवनी लिखें, अपने बारे में किस तरह हैं, क्या चाहते हैं, इसके बारे में लिखे। तो कहते हैं द्विवेदी जी कि मैं इस लायक तो नहीं हूँ, फिर भी मैं क्या करूँगा, अगर लोग चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा, उनकी इच्छा का उल्लंघन नहीं करूँगा और ये दृष्टता होगी कि मैं उनकी इच्छा का पालन ना करूँ। क्योंकि एक कवि और जो एक कलाकार होता है वह हमेशा ही अपने चाहने वालों का ध्यान रखता है। वहीं पर यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। तो आगे पैराग्राफ में देखते हैं, सुनिए। मैं एक ऐसी देहाती का एकमात्र आत्मज हूँ जिसका मासिक वेतन 10 रुपये था। अपने गांव में देहाती मदरसे में थोड़ी सी उर्दू और घर पर थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर 13 वर्ष की उम्र में मैं 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गया। आटा दाल घर से पीठ पर लाद कर ले जाता था। 2 आने महीने फीस देता था। दाल ही में आटे के पेड़े या टिकिए पका करके पेट पूजा करता था। रोटी बनाना तब मुझे आता ही ना था। संस्कृत भाषा उस समय स्कूल में अछूती समझी जाती थी, यानी संस्कृत भाषा उस समय बहुत कम पढ़ा जाता था। विवश होकर अंग्रेजी के साथ फारसी पढ़ता। 1 वर्ष किसी तरह वहाँ कटा। फिर पूर्वा फतेहपुर और उन्नाव के स्कूल में 4 वर्ष काटे। कौटुंब दुरावस्था के कारण मैं इससे आगे ना बढ़ सका, है ना। इन्हीं की मेरी जो अवस्था थी, है ना, और कुटुंब मैंने मेरे परिवार की कुछ समस्याओं के कारण मैं आगे ना बढ़ सका। मेरी स्कूल शिक्षा की वहीं समाप्ति हो गई। मैंने वहीं तक पढ़ा, ठीक है। 1 साल अजमेर में 15 रुपये महीने पर नौकरी करके पिता के पास बम्बई पहुंचा। 1 साल अजमेर में, राजस्थान कहाँ, अजमेर कहाँ है, राजस्थान के पास, है ना। ये चीज़ें आप माइंड में रखिए क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड्स में हैं, तो ये सारी चीज़ें रखिए कि अगर कोई रायपुर है तो कहाँ, वो किस जगह पे है, अजमेर है तो ये हमारा राजस्थान के अंदर फतेहपुर आता होगा। इस तरह से ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल माइंड करते जाइए क्योंकि आपको आगे बढ़ के बहुत कुछ करना है, बहुत बनना है ना, बहुत बड़ा बनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने क्या किया, अजमेर में 15 रुपये की नौकरी की, पिता के पास बम्बई पहुंचा और तार का
काम सीख कर GIP रेलवे में 50 रुपये महीने पर तार बाबू बना। 50 रुपये महीने पर तार बाबू बना GIP में। बचपन में से ही मेरी प्रवृत्ति सुशिक्षित जनों की संगति करने की ओर थी, यानी कि पढ़ो लिखों के पास इनको ज़्यादा रहने में अच्छा लगता था। देवयोग से हरदा और होशंगाबाद में मुझे ऐसी संगति सुलभ रही, यानी वहाँ संगति ऐसी मुझे नहीं मिली। फल यह हुआ कि मैंने अपने लिए 4 सिद्धांत या आदर्श निश्चित किए, यथा वक्त की पाबंदी करना, रिश्वत न लेना, तीसरा अपना काम ईमानदारी से करना और चौथा ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयास करते रहना। ठीक है, पहले 3 सिद्धांतों के लिए अनुकूल आचरण करना तो सहज था, पर चौथे अनुकूल की सचेष्टा करना कठिन था। यानी कि चौथे अनुकूल क्या था? ज्ञान वृद्धि करना, कि ज्ञान यानी कि मेरा जो ज्ञान है वो निरंतर कंटिन्यू बढ़ता रहे। ये थोड़ी चेष्टा यानी कि थोड़ा सा अधिक था, यानी कि काम ड्यूटी जाएं, अपना वर्क करें, फिर इसके बाद से ये कैसे ज्ञान सतत कर पाए। इसलिए तथापि सतत अभ्यास में उससे सफलता भी होती गई। तार बाबू होकर भी टिकट बाबू, माल बाबू, स्टेशन मास्टर, यहाँ तक कि रेल की पटरियाँ बिछाने और उसकी सड़क की निगरानी करने वाले प्लेटियर तक का भी काम मैंने सीख लिया। ठीक है, इन्हें अपना ज्ञान बढ़ाया। फल अच्छा ही हुआ, अफसरों की नज़र मुझ पर पड़ी, मेरी तरक्की होती गई। वह इस तरह की कि एक दफ़े छोड़कर मुझे काफ़ी तरक्की के लिए दरख्वास्त नहीं देनी पड़ी। यानी कि मैं इतना योग्य था कि मुझे अपनी प्रमोशन के लिए दरख्वास्त नहीं करनी पड़ी। यानी कि कुल मिला के खुद दरख्वास्त मतलब होता है कि जैसे कोई किसी के लिए नियुक्त करना, मैंने कि मेरी प्रमोशन के लिए मुझे ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। जब इंडियन मिडलैंड रेलवे बनी और उसके दफ्तर झांसी में खुले, तब GIP रेलवे के मुलाजिम जो साहब वहाँ जनरल ट्रैफिक मैनेजर मुकर्रर हुए, वे मुझे भी अपने साथ झांसी लाए और नए नए काम मुझसे लेकर मेरी पदोन्नति कराते गए। इस उन्नति का प्रधान कारण मेरी ज्ञान लिप्सा और गौण कारण था। उन साहब बहादुर की कृपा और गुण ग्राहकता थी। 10-12 वर्ष बाद मेरी मासिक आय मेरी योग्यता से कई गुनी हो गई। 10-12 महीने बाद मेरी मासिक जो योग्यता थी, यानी मासिक आय, यानी उनकी पेमेंट मेरी योग्यता से कई गुनी हो गई। ठीक है ना। तो ऐसा होता है जब हम कुछ सीखने की इच्छा अपने मन में रखते हैं तो हमारा जो औहदा है तो अपने आप ही बढ़ता जाता है ना। तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश करते रहना चाहिए। मैं यदि किसी के अत्याचार को सह लूँगा तो उससे मेरी सहनशीलता अवश्य सूचित होती है, पर उससे मुझे औरों पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं हो जाता। मैं अगर किसी की इन्हीं के अत्याचार को सह लूँगा तो उसे सहनशीलता तो सूचित हो जाएगी, यानी कि मैं सहनशील हूँ ये सूचित हो जाएगी, यानी मालूम पड़ जाएगा, पर उससे ये नहीं होगा कि मैं औरों पर अत्याचार करूँ, ऐसा नहीं कर सकता। परंतु कुछ समयोत्तर ऐसा बना कि मेरे प्रभु ने मेरे द्वारा औरों पर अत्याचार कराना चाहा। हुक्म हुआ कि इतने कर्मचारी को लेकर रोज़ सुबह 8 बजे दफ्तर में आया करो और ठीक 10 बजे मेरे कागज़ मेरी मेज़ पर मुझे रखे मिलें। मैंने कहा मैं 8 बजे आऊँगा और औरों को आने के लिए लाचार न करूँगा। उन्हें हुक्म देना हुजूर का काम है। बस बात बढ़ी और बिना किसी सोच विचार के मैंने इस्तीफा दे दिया। यानी बात बढ़ी कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो। उन्होंने कहा मैं तो कर सकता हूँ लेकिन मैं किसी के लिए दबाव नहीं डाल सकता। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा ही दे दिया, यानी रिजाइन कर दिया। बाद में उसे वापस लेने के लिए इशारे ही नहीं सिफारिशें तक की गई। नहीं कि मैं इस्तीफा अपना वापस ले लूँ, इसके लिए बहुत सिफारिश की गई। बहुत लोगों ने जो अच्छा कार्य चाहते थे कि हमारा अच्छा कार्य हो, तो उन्होंने सिफारिश की, सब व्यर्थ हुआ। क्या इस्तीफा वापस लेना चाहिए, यह पूछने पर मेरी पत्नी ने विवश होकर कहा, क्या थूक कर भी उसे कोई चाटता है। अरे वाह, उनकी पत्नी भी कितनी बहादुर थी। देखो, उन्होंने कहा कि क्या थूक कर कोई चाटता है, जब इस्तीफा दे दिया है तो मत उसी में ज्वाइन करो। मैं बोला नहीं, ऐसा कभी ना होगा, तुम धन्य हो। अपनी पत्नी को कहा,
तुम धन्य हो। तब उसने 8 आने रोज तक की आमदनी से मुझे खिलाने पिलाने और गृह चलाने का दृढ़ संकल्प किया और मैंने सरस्वती की सेवा से हर महीने 20 रुपये उजरत और 3 रुपये डाक खर्च की आमदनी होती थी, उसी से संतुष्ट रहने का निश्चय किया। मैंने सोचा किसी समय तो मुझे 15 रुपये ही मिलते थे, 23 रुपये तो उसके डेढ़े से भी अधिक हैं। इतनी आमदनी मुझ देहाती के लिए कम नहीं थी, यानी कि मैं इतना देहाती था, इतना साधारण पुरुष था कि मेरे लिए इतनी आमदनी कम नहीं थी और मेरी पत्नी भी इतने में गुजारा करने लगी। मेरे पिता ईस्ट इंडिया कंपनी के एक पलटन के सैनिक या सिपाही थे। वे मामूली हिंदी पढ़े लिखे थे, बड़े भक्त थे। सिपाहियों के काम से छुट्टी पाने पर राम लक्ष्मण की पूजा किया करते थे। इसी से साथी सिपाहियों ने उनका नाम रखा था लक्ष्मण जी। गदर के पिता की पलटन बागी हो गई, जो बच निकले वह बच गए, बाकी जवान तोपों में उड़ा दिए गए। पलटन इस समय होशियारपुर पंजाब में थी। पिता ने भागकर अपना शरीर सतलुज की वेगवती धारा को अर्पण कर दिया। 1 या 2 दिन बेहोशी की हालत में सैकड़ों कोस दूर आगे की तरफ कहीं वे किनारे लग गए। होश आने पर संभले और हरी मोटी घास में तिनके चूस चूस कर कुछ शक्ति संपादन की और मांगते खाते साधु भेष में कई महीने बाद वह घर आए। घर पर कुछ दिन रहकर इधर उधर भटकते हुए वो बम्बई पहुँचे। वहाँ वल्लभ संप्रदाय के एक गोस्वामी जी के यहाँ वे नौकर हो गए। उस समय गोस्वामी जी मुलाजिमत में रहे, फिर सदा के लिए उसे छोड़कर घर चले गए। मेरे पिता अलबत्ता संस्कृतज्ञ थे। इनके पिता जो थे संस्कृतज्ञ थे, यानी कि संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे और अच्छे पंडित भी थे। बंगाल की छवनियों में स्थित पलटनों को वे पुराण सुनाया करते थे। वे उनकी एकत्र की हुई सैकड़ों हस्तलिखित पुस्तकें बेच बेचकर मेरी पितामही ने पिता और पितृव्य आदि का पालन। वयस्क होने पर 2-4 पुस्तकें मुझे भी घर पर पड़ी मिली। मेरे पितृव्य दुर्गा प्रसाद नाम मात्र को हिंदी तथा कैथी जानते थे, पर उनसे नए नए किस्से बना कर कहने की अद्भुत शक्ति थी। रायबरेली जिले में दना साय और गौरा के तत्कालीन तालुकेदार भूपाल सिंह के यहाँ किस्से सुनाने के लिए वे नौकर थे। मेरे नाना और मामा भी संस्कृतज्ञ थे, यानी कि संस्कृत के ज्ञाता थे। मामा की संस्कृतज्ञ का परिचय स्वयं मैंने उनके पास बैठकर प्राप्त किया था। नहीं कह सकता कि शिक्षा प्राप्ति की तरफ प्रवृत्ति होने का संस्कार मुझे किससे हुआ, ये नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे परिवार में सब कोई संस्कृतज्ञ थे, यानी कि संस्कृत के ज्ञाता थे। पिता से यह पितामह से यह आपने ही किसी पूर्व जन्म में कृतक्रम से बचपन से ही मेरा अनुराग तुलसीदास की रामचरितमानस और ब्रजवासी दास का ब्रजविलास पर हो गया था। फुटकर कवित्व में भी मैंने सैकड़ों कंठस्थ कर लिए थे। होशंगाबाद में रहते समय भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वाचन सुधा और गोस्वामी राधाचरण के एक मासिक पत्र ने मेरे उस अनुराग की वृद्धि कर दी। गोस्वामी राधाचरण ने एक मासिक पत्र में मेरे अनुराग की, यानी जो मैंने गाना गाया था उसको कंठबद्ध किया था, उसकी वृद्धि कर दी। वहीं मैंने पिंगल का पाठ पढ़ा और फिर क्या था, मैं अपने को कवि ही नहीं महाकवि समझने लगा। मेरा यह रोग बहुत समय तक ज्यों का त्यों बना रहा। झांसी आने पर जब मैंने पंडितों की कृपा से प्राकृत कवियों का काव्यों का अनुशीलन किया, तब मुझे अपनी भूल मालूम हो गई और छंदबद्ध प्रलापों को जाल से मैंने सदा के लिए छुट्टी ले ली। छंद ये गीत होते हैं, ठीक है। पर गद्य में कुछ ना कुछ लिखना जारी रखा, पर गद्य में, है ना, ये जैसे जो ये पैराग्राफ में होते हैं वो गद्य कहलाते हैं और जो पदों में होते हैं वो पद्य कहलाते हैं, तो आप जानते होंगे। तो गद्य में लिखना कुछ जारी रखा। संस्कृत और अंग्रेजी में पुस्तकों के कुछ अनुवाद भी मैंने किए। संस्कृत और अंग्रेजी की पुस्तकों का मैंने कुछ अनुवाद भी किया।
तब मैं झांसी में था। तब वहाँ की तहसीली स्कूल में एवं अध्यापक मुझसे एक पुस्तक दिखाई। नाम था तृतीय रीडर। उसने उसमें बहुत से दोष दिखाए। उस समय मेरी लिखी हुई कुछ रामलोचनाएँ प्रकाशित हो चुकी थीं। इससे उस अध्यापक ने मुझसे उस रीडर को भी आलोचना लिखकर प्रकाशित करने के लिए आग्रह किया। मैंने रीडर पढ़ी और अध्यापक महाशय की शिकायत को ठीक पाया। नतीजा यह हुआ कि उसकी समालोचना मैंने पुस्तककार में प्रकाशित की। इस रीडर की स्वतंत्राधिकारी था प्रयाग का इंडियन प्रेस। अतएव इस समालोचना की बदौलत उसने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य मुझे दे डालने की इच्छा प्रकट की। मैंने उसे स्वीकार कर लिया। यह घटना रेल की नौकरी छोड़ने के 1 साल पहले की है। नौकरी छोड़ने पर मेरे मित्र ने कई प्रकार से मेरी सहायता करने की इच्छा प्रकट की। किसी ने कहा आओ मैं तुम्हें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाऊंगा, तो किसी ने लिखा मैं तुम्हारे साथ बैठकर संस्कृत पढ़ूंगा, तो किसी ने कहा मैं तुम्हारे लिए छापा खाना खुलवा दूंगा इत्यादि कई लोग बातें की। पर मैंने सबको अपनी कृतज्ञता की सूचना दे दी और लिख दिया कि अभी मुझे आपके सहायता दान की विशेष आवश्यकता नहीं। मैंने सोचा अव्यवस्थित चित्त मनुष्य की सफलता में सदा संदेह रहता है। क्यों ना मैं अंगीकृत कार्य ही अपनी सारी शक्ति लगा दूं। प्रयत्न और परिश्रम की बड़ी महिमा थी। अतएव सब तज हरि भज की मसाल को चरितार्थ करता हुआ इंडियन प्रेस के प्रदत्त काम में ही मैं अपनी शक्ति खर्च करने लगा। यानी कि वो सरस्वती पत्रिका में ही मन लगाकर पूरा कार्य करने लगी। हाँ, जो थोड़ा बहुत अवकाश कभी मिलता तो मैं उससे अनुवाद आदि का कुछ काम और करता था। समय की कमी के कारण मैं विशेष अध्ययन न कर सका। इसी से संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक को छोड़कर और किसी अच्छे विषय पर मैंने कोई पुस्तक न लिख सका। मेरी सेवा से सरस्वती का प्रचार जैसे जैसे बढ़ता गया और मालिक का मैं जैसे जैसे अधिक विश्वास भाजन होता गया, वैसे ही मेरी सेवा का बदला भी मिलता गया और मेरी आर्थिक स्थिति प्रायः वैसी ही हो गई जैसी रेलवे की नौकरी छोड़ने के समय थी। यानी कि मेरी संपत्ति भी बढ़ गई और मैं उसी तरह हो गया जैसे मैंने जब रेलवे की नौकरी छोड़ा था तो मेरे पास पैसे थे। अब मेरी स्थिति नहीं, मैं उसी तरह हो गया, यानी कि मेरे पास पैसे रुपए काफ़ी आ गए, ऐसा था। इससे मेरी कार गुजारी कम। दिवागंत बाबू चिंतामणि घोष की उदारता ही अधिक करणीभूत थी। उन्होंने मेरे संपादन स्वतंत्र में कभी बाधा नहीं डाली। नहीं, मैं कुछ छापता था, है ना, तो कभी भी उन्होंने बाधा नहीं डाली। तुम्हें जो मर्जी हो वो करो, ऐसा मुझे हमेशा लगता था। वे मुझे अपना कुटुंबी सा समझते और उनके उत्तराधिकारी अब तक भी मुझे वैसे ही समझते थे। यानी वो अपना परिवार का एक सदस्य समझते थे और उनके जो उत्तराधिकारी थे वो भी मुझे वैसा ही समझते थे। इस समय तो कितनी ही महारानियां हिंदी का गौरव बढ़ा रही थी, पर उस समय एकमात्र सरस्वती ही पत्रिका की रानी नहीं, पाठकों की सेविका थी। तब उससे कुछ छापना या किसी के जीवन चरित्र आदि प्रकाशित करना जरा बड़ी बात समझी जाती थी। दशा ऐसी होने के कारण मुझे कभी कभी बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते। कोई कहता मेरी मौसी मरसिया छाप दो, मैं निहाल कर दूंगा, तो कोई लिखता अमुक सभापति की स्पीच छाप दो, मैं तुम्हें गले में बनारसी दुपट्टा डाल दूंगा, तो कोई आज्ञा देता कि मेरे प्रभु का सचरित्र जीवन चरित्र निकाल दो, तुम्हें एक बढ़िया घड़ी और पैरगाड़ी नजर की जाएगी। इस प्रलोभनों पर मैं बहरा और गूंगा बन जाता और सरस्वती में वहीं मसाला जाने देता जिससे मैं पाठक का लाभ समझता। मैं उनकी रुचि का सदैव ख्याल रखता और यह देखता कि मेरे काम से उसको सतपथ से विचलित होने का साधन प्राप्त ना हो। संशोधन द्वारा लेखों की भाषा अधिक संख्या पाठकों की समझ में आने लायक कर देता और यह न देखता कि यह शब्द अरबी का है या फारसी का या तुर्की का। देखता सिर्फ यह कि शब्द
और वाक्य का लेख का आशय अधिकांश पाठक समझ लेंगे और अल्पज्ञ होकर भी किसी पर अपनी विद्वता की झूठी छाप छापने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। यानी कि वह किसी भी भाषा में एक कहानी होती तो वह बड़े सरल शब्द में उसको लिख देता, ताकि जो पाठक है, पाठक यानी पढ़ने वाला, वह भरा ही थोड़ी बुद्धि का हो लेकिन वह इसके सार को समझ जाए। ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने अपनी जीवनी लिखी, जीवन रेखा, यानी मेरी जीवन रेखा किस तरह से शुरू हुई और मैंने कहाँ कर दी। तो इससे पता चलता है कि वो बड़े ही यानी कि चरितार्थ थे, यानी बड़े ही महान पुरुष थे। उनका जो करैक्टर था एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति का था, जो रेलवे की नौकरी छोड़ने पर ही प्रदर्शित हो गया था। आया समझ में। तो ये द्विवेदी जी की एक जीवन रेखा है जो उन्होंने अपने बारे में लिखी। ठीक है। तो ये पाठ समाप्त होता है। इसके कुछ शब्दार्थ हैं, आप इसको देख लेंगे। ठीक है। और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं और जो एक्सरसाइज है वो हम आपको PDF के माध्यम से आप तक सेंड कर देंगे। इसे देखें और पढ़ें, बहुत अच्छी कहानी है। आपकी जो अवस्था है 10th स्टैंडर्ड की, इसमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ हम सीख पाते हैं, वही हमारे जीवन भर साथ में रहता है। तो बच्चों, अच्छी बातें सीखिए, कर्तव्यनिष्ठ रहिए और अपने कार्य में संलग्न रहिए और ज्ञान के क्षेत्र में अग्रसर होइए, क्योंकि यही जीवन की रेखा जो आपकी जैसे महाप्रसाद द्विवेदी जी की थी, तो आपके जीवन में भी हमेशा प्रकाशमान रहेगी। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।